पिछले क्लास में वेपर प्रेशर स्टार्ट हुआ था। वेपर प्रेशर का सिर्फ आप डेफिनेशन समझें, प्रैक्टिकली वह होता क्या है आप यह समझें। आज हम समझेंगे कि वेपर प्रेशर को कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है। आप हेडिंग भी शायद डाले हुए हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। जो लोग हेडिंग नहीं डाले हैं हेडिंग डाल दीजिए। और हेडिंग डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, यदि कल आए होंगे तो हेडिंग डाल ही दिए होंगे, और नहीं आए होंगे तो हेडिंग डालने से कुछ हो नहीं होगा। वो वेपर प्रेशर का जो मेन बात था वो समाप्त हो गया है, उसी पर हम सारा बात समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी औपचारिकता पूरा कर लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखिए, तीन ऐसा फैक्टर है जो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है। सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक नंबर में लिखिए तो हेडिंग डाल के। देखिए, चाहे सब्सटेंस गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, हर सब्सटेंस किसी न किसी चीज से बनता है। जैसे यदि हम एक गिलास वाटर लेते हैं तो इसका जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वह मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल? H2O। इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वह H2O होगा। एक H2O, दो H2O, तीन H2O और खरमो H2O होगा इसमें। यदि हम किसी मान लीजिए आयरन सॉलिड की बात कर रहे हैं तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वह आयरन का एटम होता है। तो किसी भी कंपाउंड के केस में जब आप उसके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक अट्रैक्शन से बंधा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल के बीच कुछ अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। और वह कैसे काम करता है? अब जैसे H2O के केस में देखिए, H2O का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा होता है, यही है ना H2O। इसी तरह का मान लो दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लिए H2O का, इसी तरह से फिर हम तीसरा मॉलिक्यूल ले लिए H2O का। ये सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कैसे जुड़ा हुआ रहता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का काफ़ी डिफरेंस है। आप ये बातें 11th में पढ़े हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत अधिक होता है किससे? हाइड्रोजन से। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि इसका पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट नेचर का चार्ज है पार्शियल चार्ज, तो यह इसके साथ जुड़ता है। आप याद कीजिए, इसी केस में ना हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता था। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो निर्माण होता था इसी केस में होता था। पागल उगल है क्या रे? तो उधर जाके बैठो ना कहीं। नहीं है जगह? दिखाते हैं जगह कहाँ। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है, बंधता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि किसी गैस में, वाटर में ही होता है, हर जगह होता है। चाहे वह सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। गैस में बहुत कम होता है, तब ना वो अलग अलग रहता है। लिक्विड में उससे थोड़ा अधिक होता है और सॉलिड सब्सटेंस में बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो नीचे एरो देखिए, पहले आप इंटरमॉलिक्यूलर देखिए। हम अभी एक्चुअल में ये पढ़ने वाले हैं कि वेपर प्रेशर को कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है। उसका पहला बात हम देखें हैं कि ये प्रभावित करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले इस बात को जान रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि ये वेपर प्रेशर को प्रभावित कैसे करता है। तो नीचे एरो देंगे और लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नीचे एरो देके लिखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हेडिंग लिख चुके हैं आप एक नंबर। तो नीचे एरो दीजिए और लिखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन, दैट एक्ट्स बिटवीन, ऐसे टू मॉलिक्यूल्स is called intermolecular
Force of attraction. Force of attraction that act between two molecules is called intermolecular force of attraction. अब इधर देखिए, जैसे हम एक बर्तन में पानी लिए और जैसे H2O का ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, हम 3 पर समझ लेते हैं, बाकी पर तो आप खुद समझ लें। ये मान लो कस के इसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। यहाँ भी एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ है, यह भी जुड़ा हुआ है, यह आगे इधर हर जगह से सब तरफ से वाटर से जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो तो इस पार्टिकल्स का यानी इस मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा इस सब्सटेंस के अंदर वह कम होगा? हाँ या ना? चारों तरफ से बांधे हुए रहेगा तो मूवमेंट कम होगा या धीरे धीरे होगा? ऐसी स्थिति में ये इधर कॉलिजन किया, इसके इस सरफेस से टकरा कर फिर ऊपर भागने का जो चांस है वह घट जाता है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है तो इसका मूवमेंट कम होगा, और मूवमेंट कम होगा तो इसका वेपोराइजेशन कम होगा। लेकिन यदि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो यह आसानी से मूव कर सकता है और तब इसका वेपोराइजेशन अधिक होगा। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच उल्टा संबंध है, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा, और यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर होता है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लिख लीजिए इसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी जिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे वह वाटर के बीच का था। अब हम किसी दूसरे सब्सटेंस को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये पहले बताइए कि पेट्रोल और पानी में कौन जल्दी उड़ जाता है? पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है। यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और वाटर में ज़्यादा होता है। अब देखिए कैसे कम होता है। पेट्रोल में मेन रूप से ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन रहता है मेन रूप से। तो हाइड्रोकार्बन रहेगा तो जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाया है, तो ऐसी स्थिति में कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है ना लगभग सेम होता है, जिसके कारण इस दोनों के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव टाइप का जो चार्ज है वह उतना नहीं आता है जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में आता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आसानी से आप पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव दे देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करा लेता है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के केस में ऐसा बात नहीं होता है, इस दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है। इसीलिए ना आप देखते हैं बेंजीन टाइप का जो चीज़ है ये सब नॉन पोलर होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। और वाटर जो होता है वह पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेवलप होता है। अब यहाँ पर जब चार्ज डेवलप हुआ ही नहीं, या हुआ भी तो बहुत कम हुआ, तो ऐसी स्थिति में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वह बहुत कम है। बहुत कम है तो अट्रैक्शन भी बहुत कम होगा। और अट्रैक्शन यदि मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यदि अट्रैक्शन कम होगा तो वैसी स्थिति में उसके उड़ने का चांस, मतलब वेपोराइजेशन होने का जो चांस है उसका वह ज़्यादा हो जाता है। यही रीज़न है कि पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है और वाटर जो है वह कम, उससे कम, उसकी तुलना में कम उड़ता है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हुआ ना कि हम कल लिखाए थे कि डिफरेंट लिक्विड हैज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। व्हाई? बिकॉज डिफरेंट लिक्विड हैज़ डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
नीचे एरो देंगे और लिखेंगे। क्या हुआ? एल्कोहल के केस में उसका होता है, एल्कोहल का होता है। जैसे देखिए एल्कोहल के केस में ऑक्सीजन, देखो ये सब जब पूरा पढ़ोगे न तब सब बात समझ में आएगा। अब जैसे आप एल्कोहल की बात कर दिए, अब तीनों में अंतर आप समझिए, थोड़ा आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। तो हम जब वाटर की बात करते हैं तो HOH की बात करते हैं। एल्कोहल की जब बात करते हैं तो एल्कोहल तो मेन रूप से हाइड्रोकार्बन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ पर OH लगा दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है लगा हुआ। और जब हम पेट्रोल या केरोसिन इस सब तरह की बात करते हैं तो उसमें इथेन मिथेन टाइप का चीज़ होता है, प्रोपेन हेक्सेन हेप्टेन टाइप का चीज़ होता है। तो उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही रहता है। अब आप तीनों में अंतर देखिए, और अंतर देखकर आप खुद स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका वेपोराइजेशन अधिक होगा, किसका कम होगा। देखिए कैसे, इसमें यहाँ पर किसी तरह का पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर आएगा। यह इसमें तो आएगा ही नहीं। तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ होगा, तो ये सबसे जल्दी वेपोराइज्ड होगा। इससे कम होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक नॉन पोलर पार्ट भी है, कार्बन और हाइड्रोजन का, और ये H2O है। ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, और छोटे से मॉलिक्यूल, खूब हंसी लग रहा है आगे बैठ के ना। देखो यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। एक छोटे से मॉलिक्यूल में चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा, यहाँ पर उससे कम, और वहाँ पर सबसे कम। सबसे ज़्यादा तेज़ी से उड़ेगा पेट्रोल टाइप का चीज़, फिर ये एल्कोहल टाइप का चीज़, और फिर ये वाटर टाइप का चीज़। आई बात समझ में? फिर सरसों के तेल में कौन सा कंपोनेंट होता है, क्या होता है, नहीं होता है, उसको चेक करना पड़ेगा, किस तरह से उसका बॉन्ड होता है उसको देखना पड़ेगा, तब फिर आपको वो बात समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझ के उसके वेपर प्रेशर को समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अलग अलग लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। इसी वजह से अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर भी अलग अलग होता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो लिखिए नीचे एरो देखिए, डिफरेंट लिक्विड हैज different value of different liquid has different value of vapor pressure due to different liquid has different तुम भी लिख रहा है क्या? कौन क्लास में है वो? 3 में है। हाँ, तुम अपना कुछ बना रहा है क्या? हाँ, इधर आओ देखें, कॉपी तुम्हारा बड़ा जुबा है तुम्हारे। 3 में है, बैठा हुआ पढ़ता है, 3 में पढ़ रहा है 12th का। उन्नत राज क्लास 3 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ऐसे ही लिख रहे हो क्या, या पढ़ते हो सच में? सच में पढ़ते हो? ठीक है, तुमसे जाते वक्त मिलते हैं, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कुछ सीखो, समझा? कम से कम साहस तो देखिए। स्टैंडर्ड 3 का बच्चा 12th के केमिस्ट्री को, वो भी IIT लेवल पर पढ़ रहा है। इसके लिए आप सोचते हैं मानसिक लेवल, मेंटल लेवल समझ रहे हैं आप? यदि सच्चाई है तो सही में बहुत बड़ी बात, वो देखना पड़ेगा। अभी हम पढ़ा लेते हैं पहले। चलिए देखिए इधर क्या बोल रहे थे। डिफरेंट लिक्विड हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फाइनली ये कह सकते हैं कि
वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। लिखिए तो, हालांकि वो लिख ही चुके हैं, बार बार क्या लिखिएगा, रहने दीजिए इसको। अरे ये बात तो ये चीज समझा ही ना रहा है, झूठे भरना नहीं है कॉपी। तो ये था पहला इफेक्ट, मतलब वेपर प्रेशर को जो जो चीज प्रभावित करता है उसका ये पहला बात था। दूसरा बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किस चीज़ को, वेपर प्रेशर को। अब जरा आप ही सोचिए कि किसी लिक्विड को आप गर्म कीजिएगा, तो गर्म करने के पश्चात उसका तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब बताइए तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा ये यदि सोचना है तो आप उसके वेपोराइजेशन से उस चीज़ को कंसीडर कीजिए। ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा, ज़्यादा वेपर गैस बनेगा तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो आप ऐसे सोच के बताइए कि क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो रीजन क्या है इसका? इसका दो रीजन है। एक रीजन यह है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये धीरे धीरे कम पड़ेगा, उसका डिसोसिएशन होगा ना बॉन्ड का। ये पहला बात है। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात है, जब आप एनर्जी दे रहे हैं उसको हीट के रूप में, तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वह बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर पाएगा। और जितना ज़्यादा उसका मूवमेंट बढ़ेगा उसके वेपोराइजेशन का रेट उतना ही अधिक हो जाएगा और इस वजह से उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसमें कोई फिगर नहीं बनाना है, रो दे के डायरेक्ट लिखना है। लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, मतलब हेडिंग पर ही डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नीचे एरो दीजिए और लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड increases with increase in temperature due to vapor pressure of a liquid increases with increase in temperature due to increase in kinetic energy of molecules, due to increase in kinetic energy of molecules and decrease in intermolecular force of attraction and decrease in intermolecular force of attraction। तीसरा लिखेंगे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यह इस चैप्टर से संबंधित बात है और इसमें आपको पहले कुछ कुछ बात समझना चाहिए तब आप इसको समझ पाएंगे। देखो, एक होता है वोलेटाइल सॉल्यूट और एक होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आप दोनों में अंतर समझिए क्योंकि ये दोनों वर्ड आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा आगे। हम लोग दो ग्लास लेते हैं, दोनों ग्लास में पानी ले लेते हैं। एक में आप चीनी मिला दीजिए, मिला ही नहीं दीजिए, घुला दीजिए, बढ़िया से शरबत टाइप का बना दीजिए। और दूसरे में एल्कोहल मिला दीजिए। एल्कोहल लिक्विड सब्सटेंस होता है। यदि एल्कोहल देखे हो, एल्कोहल तुम लोग, दारू, हाँ दारू, उसमें रहता है ना एल्कोहल। तो वैसा कंपोजिशन वाला कोई हो जिसमें एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रहती है। सैनिटाइजर ले सकते हो, हाँ सैनिटाइजर में रहता है 70% तक एल्कोहल रहता है। ठीक है, तो यही सैनिटाइजर डाल देते हैं इसमें। सुनिएगा आप ध्यान से।
जब आप सैनिटाइजर इसमें डालोगे ना तो ये भी घुल जाएगा। सैनिटाइजर यदि अल्कोहल होगा उसमें ढंग से, अभी डुप्लीकेट वगैरह दे दिया होगा तो पता नहीं, ओरिजिनल होगा तो घुलेगा इसमें, शुगर भी घुलेगा। दोनों का एक आप मिक्सचर बना दिए जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन है दोनों। का है, हम है ना, हमसे पूछो, हमसे बात करो। वहाँ क्या बात कर रही है, हमसे ज़्यादा बेहतर समझा देगी तुमको। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों को गर्म कीजिए, इसको भी गर्म कीजिए, इसको भी गर्म कीजिए, और गर्म करते रहिए। गर्म करते करते एक स्थिति ऐसा बनेगा जब इसमें आपको ना पानी बचेगा ना अल्कोहल बचेगा, और ये पूरा का पूरा बर्तन खाली हो जाएगा। और जब आप इसको गर्म करेंगे तो पानी तो पूरा उड़ जाएगा लेकिन चीनी नहीं उड़ेगा, चीनी वेपोराइज्ड नहीं होता है ऐसे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का जो सॉल्यूट था यह नॉन वोलाटाइल माना गया क्योंकि यह उड़ा नहीं, और यहाँ पर जो सॉल्यूट आप अल्कोहल डाले थे यह उड़ गया, इसका मतलब यह कैसा सॉल्यूट है, वोलाटाइल। तो ये सॉल्यूट दो प्रकार का होता है, एक होता है वोलाटाइल सॉल्यूट और एक होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सॉल्यूट वह सॉल्यूट होता है जिसका वेपोराइजेशन होता है, मतलब सॉल्वेंट का भी वेपोराइजेशन हो, सॉल्यूट का भी वेपोराइजेशन हो, तो ये वोलाटाइल सॉल्यूट के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि हम किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल टाइप का चीज़, जैसे जनरली ये सॉलिड सब्सटेंस होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl, अरे नमक डाल दीजिए, यूरिया डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, ये सब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। आप जब इसको गर्म करेंगे ना तो गर्म करने के पश्चात पानी तो उड़ जाएगा लेकिन ये सॉल्यूट इसी में रह जाता है। दूसरी बात, जैसा आप देखे थे या जैसा आप डाले थे वैसा तो नहीं बचेगा, लेकिन एक क्रिस्टल के फॉर्म में ये आ जाता है यदि आप नॉर्मली इसको ठंडा कर दें तो। अरे बतासार कैसे बनता है, इसी सब टाइप से न बनता होगा। और समझ में आया कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है। तो ये दोनों वर्ड अभी हम लोग हेडिंग डाले हुए हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के एडिशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है, समझना, ये सब सिंबल बार बार आएगा। एक बड़ा सा बर्तन लिए और इसमें हम कोई प्योर सॉल्वेंट ले लिए, मान लीजिए यह वाटर है। यदि ये सॉल्वेंट है तो निश्चित है इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, हाँ या ना। हमने आपको क्या कहा था कल कि हर लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। इसके वेपर प्रेशर को हम मान लेते हैं P0। क्या माने हैं, क्या है P0? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा NaCl डाल दीजिए या शुगर कुछ भी डाल दीजिए, मतलब आपको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालना है। तो जैसे ही सॉल्यूट आप डाले उसमें वो जाके घुलेगा, तो क्या अब वो प्योर रह पाया? अब वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया जिसको आप सॉल्यूशन कहेंगे। तो आफ्टर एडिशन ऑफ शुगर ये बन क्या गया, सॉल्यूशन। इसी सॉल्वेंट का ना सॉल्यूशन बना। अच्छा सॉल्यूशन बना तो अभी भी तो ये लिक्विड स्टेट में ही होगा ना, और लिक्विड स्टेट में होगा तो एक बार फिर से इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। इसके वेपर प्रेशर को क्या हम P0 मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका अलग होगा वेपर प्रेशर और उसका अलग होगा, क्योंकि दोनों लिक्विड अब डिफरेंट हो चुका है। तो इसके वेपर प्रेशर को हम क्या मानते हैं, PS। अभी आपने ये सोचा या समझा या हमने आपको बताया भी कि ये दोनों बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो कोई बड़ा होगा और कोई छोटा होगा। बताइए तो P0 और PS में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? P0 बड़ा होगा और PS छोटा होगा, ये सच बात है। क्या है इसका रीजन, क्या है इसका रीजन? देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही है। जब ये प्योर सॉल्वेंट था यानी प्योर वाटर था, तो इसमें मान लीजिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले काम कर रहा था वो तो आप देख ही चुके हैं। जब आप इसमें चीनी डाल दिए या जब आप इसमें NaCl डाल दिए, तो NaCl या चीनी जैसे ही आप डाले वो जाके उसमें घुल गया। घुलने का सीधा मतलब है, जैसे देखो NaCl टूटेगा Na+ में और Cl- में। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ये यही है ना। अब देखो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, ये
ये कंप्लीट पॉजिटिव है। आप याद कीजिए, पहले पार्शियल निगेटिव को पार्शियल पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा था, और अब पार्शियल निगेटिव को कंप्लीट पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वह ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे उसमें, तो क्या करता है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया तो उसका जो मूवमेंट था वह फिर कम हो जाएगा। और यदि अट्रैक्ट कर लेगा तो पहले जो सॉल्वेंट है वो आपको पतला दिखेगा, और जब वही सॉल्यूशन के फॉर्म में चला जाएगा तो आप फील करेंगे कि वह पहले से थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। ये प्रैक्टिकली आप ये फील कर सकते हैं। तो क्यों गाढ़ा हो चुका है? चीज़ें चीज़ें आपस में डेंस कब होती है? डेंस तब होगा ना जब आपस में सटेगा, कम जगह में ज़्यादा चीज़ आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाएंगे तो वैसी स्थिति में उस सॉल्वेंट का या उस प्योर लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह बढ़ जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से अभी तुरंत आप पढ़ें कि वेपर प्रेशर घट जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा के लिए कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वह उसी के सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? इस फिगर को बनाइए फिर आगे लिखाते हैं। अच्छा, ये पी नोट को लिख ही लेंगे बगल में कहीं। पी नोट क्या है? एक मिनट रुको तो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो इस जगह पर। ये जो नोट सिंबल है ना, ये इस चैप्टर में कई टर्म में आएगा लिखा हुआ। जैसे हम आपको बताते हैं, आपको लिखा मिलेगा पी नोट, टी नोट बी, टी नोट एफ। ये जब भी पी नोट, टी नोट, ये सब टाइप का जब भी बात आए ना, तो समझ लीजिएगा प्योर सॉल्वेंट के लिए किया जा रहा है वो बात। जैसे ये वेपर प्रेशर है, यह बॉइलिंग पॉइंट है, यह फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यह सब जैसे ही नोट वर्ड का यूज हुआ है तो आप तुरंत समझ लीजिए ये किस चीज़ का है, प्योर सॉल्वेंट का। एक्चुअल में ये प्योर सिंबल के रूप में हम लोग इस पूरे चैप्टर में नोट करके लिखेंगे। आप एनसीईआरटी में भी देखिएगा इसी तरह से लिखा हुआ है। तो अभी हम पी नोट को क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों लिख लेंगे आप। लिखा है क्या? लिखेंगे, नीचे एरो दीजिए और लिखिए। When a non-volatile solute when a non-volatile solute added in pure solvent added in pure solvent or pure liquid or pure liquid, then
vapor pressure of liquid decreases, then vapor pressure of liquid decreases due to increase in intermolecular force of attraction, due to increase in intermolecular force of attraction. नेक्स्ट एरो क्या हुआ? देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जब आप चर्चा कर दिए तो वो बात तो अपने आप आ जाता है, और हर बात हमेशा लिखना कोई ज़रूरी तो नहीं है। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is always greater than vapor pressure of solution. यानी ये पी नोट हमेशा बड़ा होगा किससे? पीएस से। साइड में लिख दो इसको। अच्छा, ये ध्यान रहे कि जो सॉल्वेंट आप लिए हैं सॉल्यूशन उसी का होना चाहिए। आप समझ रहे हैं हमारी बात? जैसे आप मान लीजिए इधर वाटर लिए और उधर एल्कोहल का सॉल्यूशन ले लिए, तब तो वहां कोई रिलेशन ही नहीं है। आप यदि वाटर लिए हैं तो वाटर का ही सॉल्यूशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेहतर होगा यदि आप इस लाइन में एक और वर्ड जोड़ दें। पहले आप सुन लीजिए, हमने अभी लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। इसी में लिख दें कि इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन, तो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं। ठीक है, वैसे ये बात आप समझ सकते हैं इतना, इट्स सॉल्यूशन, बस इट्स जोड़ दीजिए। सुनिए आगे, ये तीनों बात जो था संबंधित था इससे, वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर टॉपिक समाप्त हो गया है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। अब यदि आपके दिमाग में कुछ कॉपी बंद करने हम नहीं बोल रहे हैं, यदि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन रह गया है इसके रिगार्डिंग तो बात कर लीजिए। आप कुछ पूछ रहे थे ना कल आप? आराम से आराम से। क्या हुआ कुछ हुआ है क्या? जब तक उसमें आप कुछ किए नहीं तब तक गिरा कैसे? इस समय उस समय से तो नहीं गिरा था, जिस समय बेंच रखा था उसी समय गिर जाता वो। अभी कैसे गिरा? भूकंप आया था क्या? सिखाना शुरू कर देते हैं तुरंत में। वेपर प्रेशर समाप्त है। आपको बोला गया था कल कि आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को 3 टर्म में समझेंगे, वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और फिर समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर समाप्त हो गया है। हमारा अगला टॉपिक होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं। आइए कल से देखते हैं। शाम वाला बैच